हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 101। उस प्याले में जो कुछ भी था वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भानु ने उसे अपने हाथ से बंद करके पकड़ा हुआ है। और फिर वो विक्रांत की तरफ आए। विक्रांत जब तक अपने पत्थर के उसे बड़े से सिंहासन पर जाकर बैठ गया था, लेकिन वो ठीक लगाकर नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि इससे उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। उसकी पीठ और कंधे गर्दन पर ही चोट आई है, लेकिन ये चोट से कब कैसे कहाँ लगी है उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसके हिसाब से तो देवांग ने उस पर कोई भी हमला नहीं किया था। भानु तुरंत ही विक्रांत के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने कटोले में भरा हुआ वो खून विक्रांत के जख्मों पर डालना शुरू किया। और विक्रांत पहले बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो एक बार पहले भी चिल्लाया था, जब भानु उसके सपनों का इसी तरह से इलाज कर रहा था। क्योंकि उसे ऐसे बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन वो हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन फिर भी कुछ दर्द और तकलीफ ऐसी होती है जैसे कि वो जाकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस तरह की चीख उसके मुंह से निकल जाती है। दूसरी तरफ राजकुमार समर को वहां चुड़ैलों की कैद से छुड़ाकर वीरेश और उसके साथी आगे की तरफ आ रहे हैं, और उन्हें फिर से नहीं पता है कि वो कहां जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो सब वहां से इतनी दूर आ जाना चाहते हैं जहां तक चुड़ैल उनके पीछे ना आ पाए, क्योंकि जंगल का जो भी समझौता है उसके हिसाब से कोई भी काली शक्तियां एक दूसरे के इलाके में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करती हैं, और दूसरे के इलाके में आकर वो किसी पर हमला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ये सब नियमों के खिलाफ हैं। काली शक्तियों ने बहुत ही दिन तक आपस में लड़कर अपनी शक्तियों और समय सब कुछ बर्बाद किया। उसके बाद ही ये सारे नियम कायदे बनाए गए थे, जिसमें सभी की सहमति शामिल थी, सिर्फ विक्रांत को छोड़कर। विक्रांत इनमें से कोई भी नियम नहीं मानता, वो खुद को इन सबसे ऊपर मानता है। इसीलिए वो वसुंधरा की देवी शक्तियां चाहता है, जिसके साथ मिलकर वो उन सब लोगों पर राज करे और अपना काला साम्राज्य बसा सके। महात्मा गुरुजी और विक्रांत के दादा को छोड़कर किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी सभी को इतना पता है कि विक्रांत बड़ा है और वो पूरी तरह से शैतान का रूप है। इसीलिए वो ऐसे काम करता है जिसके लिए उसे रोकना बहुत जरूरी है, और उसके आदेश पर ही इतने सारे गांव और लोग नष्ट हुए हैं, क्योंकि वो इसी तरह से लोगों को मारता रहता है, सिर्फ अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग एकदम सही समय पर हमारी मदद के लिए वहां पर आए। नहीं तो जो कुछ भी वहां पर हो रहा था वो सब कुछ याद करके चंद्रिका एकदम से ही चुप हो गई, क्योंकि वो सब कुछ देखकर वो इतनी ज्यादा सहम गई थी कि वो दोबारा से ये सारी बातें दोहराना नहीं चाहती है। नहीं तो भी कुछ नहीं होता। अच्छे लोगों के साथ कभी भी जल्दी बुरा नहीं होना। ये काली शक्तियां कभी भी जीत नहीं सकती, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। अगर हम लोग नहीं आते तो कोई और जरूर आ जाता, आप सबकी मदद के लिए। सक्षम ने चंद्रिका की तरफ देखकर कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए कहा, तो शिवानी ने उसे कोहनी मारी, और फिर जैसे ही सक्षम ने उसकी तरफ देखा तो शिवानी उसे ही गुस्से में घूर कर देख रही थी। आह, क्या है शिवानी, अब क्या किया मैंने? सक्षम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो शिवानी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए सक्षम की बेवकूफी पर, और वो कुछ नहीं बोली। लेकिन तभी उनके साथ चलता हुआ वैभव बोला, वीरेश, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जब से तुम आश्रम से गायब हुए हो, पता है तुम्हारे गायब होने की वजह से गुरुजी ने शिवानी को सजा दे दी थी, क्योंकि इसने तुम्हें आश्रम से बाहर जाने में मदद की और फिर किसी को बताया भी नहीं। वैभव की बात सुनकर वीरेश ने तुरंत ही शिवानी की तरफ देखा, और उसका चेहरा सच में बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा था। तो वीरेश तुरंत ही उससे माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ करना शिवानी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। अगर मुझे पता होता तो। कोई बात नहीं वीरेश, दोस्तों के लिए इतना करना तो बनता है। और वैसे भी गुरुजी ने मुझे ज्यादा कुछ सजा नहीं दी, बस मुझे मेरी शक्तियां ही वापस ले ली है। लेकिन फिर भी पूरी शक्तियां नहीं, उनमें से कुछ अभी भी मेरे पास हैं, लेकिन बाकी सारी मुझे दोबारा हासिल करनी होगी। और मुझे पता है मैं खुद को साबित करके वो अपनी शक्तियां फिर से प्राप्त कर लूंगी। शिवानी ने बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होते हुए मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अपनी ही मन कहीं ना कहीं उसे अपनी शक्तियों के जाने का दुख तो है, और ये बात वीरेश भी समझ सकता है। इसीलिए अब उसे अफसोस हो रहा था, ये सोचकर कि उसकी वजह से शिवानी को ये सब कुछ झेलना पड़ा। ऐसी बातें करते हुए वो सब वहां से आगे बढ़ जा रहे थे, लेकिन फिर एक झरने के किनारे आकर वो सभी रुक गए, क्योंकि चलते चलते वो सब थक गए थे। उन सब लोगों ने उसे झरने से पानी पिया और कुछ देर उसके किनारे ही पड़े हुए पत्थरों पर बैठ गए। और एक गहरी सांस लेते हुए सक्षम ने दोबारा से पूछा, अच्छा तो अब आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ तो बताओ। क्या सोचा था तुमने आखिर? क्या सोच कर निकले थे आश्रम से? कुछ तो योजना बनाई होगी ना तुम लोगों ने मिलकर?
सक्षम ने एक साथ इतने सारे सवाल किया तो वीरेश और चंद्रिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो दोनों इतने दिनों से एक ऐसा सफर तय कर रहे हैं जिसकी कोई भी मंजिल नहीं है। और अगर कहीं कोई मंजिल है तो उसे मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता कहाँ है और कहाँ से होकर जाता है, उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं कि आप में वो दोनों बस जंगल को पार करते हुए चलते चले जा रहे हैं। वीरेश को जो एक दो गानों के बारे में पता था वो चंद्रिका को अपने साथ लेकर वहां पर गया, लेकिन फिर भी वहां पर उसे बस निराशा ही हाथ लगी। इसके अलावा वो लोग 2-3 बार मुसीबत में पड़ चुके हैं, इसीलिए अब वो दोनों सारे कदम बस फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं और कोई भी गलती नहीं करना चाहते। वीरेश एक गहरी ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, सच कहूं तो कुछ भी पता नहीं है हमें इस बारे में। हम दोनों बस इसी तरह से चलते जा रहे हैं और अभी तक हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है कि वो विक्रांत वसुंधरा को लेकर कहाँ गया होगा। और विक्रांत से भी हम दोनों का कोई आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी काली शक्तियों से सामना हो चुका है। यहाँ पर राजा के सिपाही भी हमें यहाँ पर मिले थे, उन्होंने हमें पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें चकमा देकर भाग गए। अब तक जो कुछ भी हुआ वीरेश ने कम शब्दों में अपने दोस्तों को उन सारी बातों को बताया। वीरेश की बात सुनकर बाकी सारे लोग भी सच में पड़ गए, क्योंकि कोई सीधा और पक्का रास्ता तो उन लोगों के पास भी नहीं था। वो लोग गुरुजी से वादा करके आए थे कि वीरेश को ढूंढ लेंगे और अब वो लोग वीरेश को वापस लेकर जाना चाहते थे। इस बारे में ही आखिर शिवानी ने बात करना शुरू किया, वीरेश असल में हम तुम्हें आश्रम वापस ले जाने के लिए आए हैं। शिवानी की ये बात सुनकर वीरेश तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और चंद्रिका ने बहुत ही उलझन से उन सबकी तरफ देखा और फिर वीरेश की तरफ भी वो बहुत उम्मीद से देख रही है। अभी वीरेश ने अपने दोस्तों की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अभी आश्रम वापस नहीं जा सकता, मुझे माफ कर दो और मैं गुरुजी से भी माफी मांग लूंगा। जो सजा होगी मैं वो सजा भी पूरी कर लूंगा, लेकिन अभी मैं पहले राजकुमारी को वापस लाऊंगा और उन्हें सुरक्षित उनके महल भेजूंगा, उसके बाद ही मैं आश्रम वापस जा सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात भी राजकुमारी को ढूंढना चाहिए, लेकिन वैभव भी इस बार बीच में बोला। लेकिन उसकी बात काटते हुए वीरेश बोल पड़ा और उसने कहा, नहीं, तुम लोग चाहे जो भी कह लो, मैं अभी आश्रम वापस नहीं जाऊंगा। मैं चंद्रिका से वादा किया है और अपने आप से भी मैं राजकुमारी को ढूंढ कर ही रहूंगा। लेकिन ये बताओ कि तुम लोग मुझे वापस ले जाने का बहाना करके आश्रम से बाहर आए हो, क्या इसीलिए गुरुजी ने तुम लोगों को भेज दिया? मुझे लगा कि तुम लोग भी मेरी मदद के लिए आए हो और मेरे साथ राजकुमारी को ढूंढने में हमारी मदद करोगे। वीरेश के सवाल सुनकर वो सारे लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वीरेश उनके कुछ भी बोलने का इंतजार कर रहा है। कहानी जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झरने के किनारे बैठकर बात करते हुए वीरेश के दोस्तों ने उसे बताया कि वो लोग सब मिलकर उसे गुरुजी के आदेश पर वहां से वापस आश्रम ले जाने के लिए आए हैं। तो ये बात सुनकर चंद्रिका और वीरेश दोनों ही परेशान हो गए और वीरेश ने पहले ही मन में ठान लिया था कि वो राजकुमारी को ढूंढने बिना यहां से आश्रम वापस नहीं जाने वाला। इसलिए तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए उसने उनके साथ जाने के लिए मना किया। वीरेश के मना करने पर उसके दोस्तों में से वैभव ने कहा, हाँ ठीक है, हमें पहले से ही पता था कि तुम इस तरह आसानी से हमारे साथ वापस नहीं आने वाले हो। इसलिए वैभव ने भी अपनी जगह पर उठकर खड़े होते हुए और वीरेश की तरफ आगे बढ़ते हुए ये बात बोली। तो उसकी बात सुनकर वीरेश ने तुरंत ही अपने हाथ आगे की ओर और उसके हाथों से वहीं सुनहरी रोशनी निकलने लगी और धीरे धीरे उसे रोशनी को वीरेश ने अपने और चंद्रिका समर के आसपास एक सुरक्षा घेरे में बदल दिया। चंद्रिका ने समर के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ है और उसकी बाजू पर अपना दूसरा हाथ रखे है और समर भी चंद्रिका के एकदम नजदीक ही खड़ा है, क्योंकि उन बाकी लोगों की बातों की वजह से वीरेश और समर चंद्रिका तीनों को यही लग रहा है कि वो लोग कैसे भी उन तीनों को यहां से वापस ले जाने के लिए आए हैं और इसके लिए वो लोग भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। वीरेश को ऐसे अपने बचाव के लिए तैयार होते देख सक्षम, वैभव, शिवानी, व्योम और वहां पर जितने भी लोग थे उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों से एक दूसरे को कुछ इशारा करने लगे। उन सब को ऐसे आंखों आंखों में इशारा करके बात करते देख वीरेश थोड़ा सा घबरा गया और उसी तरह से अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, नहीं, तुम सब ये जो कुछ भी सोचकर आए हो वो बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता और न ही तुम लोगों से लड़ना चाहता हूं। इसलिए अगर तुम सब इस सफर में मेरा साथ नहीं दे सकते तो यहां से वापस चले जाओ। अब वीरेश इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उसे पता अपने सारे दोस्तों की ताकत से मिलकर वो अकेला जीत नहीं सकता। इसके अलावा वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं अभी उसे अब तक समझ नहीं आया।
वीरेश बहुत ही ध्यान से हुई नजरों से उन लोगों को देख रहा था। चंद्रिका, समर को उसने अपने पीछे छुपा लिया है और उसे पीछे करते हुए बोला, राजकुमार चंद्रिका, आप दोनों मेरे साथ मेरे पीछे ही रहना। वीरेश ने जैसे ही राजकुमार समर का नाम लिया, तुरंत ही राजकुमार का ध्यान भी उनकी तरफ हुआ और वो बोला, हाँ हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोगों को कुछ मत करना, हम पहले ही बड़ी मुश्किल से उसे चुड़ैल के जाल से बाहर निकले हैं। इतनी देर के बाद समर ने आखिर कुछ बोला और इतना बोलते हुए वो काफी घबराया हुआ भी लग रहा है। उसे ऐसे घबराते देख सभी की नजर उसकी तरफ हो गई, सबसे ज्यादा तो चंद्रिका की। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं राजकुमार, कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों को, देखिए अब तो हम बिल्कुल ठीक है ना, और वहां से दूर भी। चंद्रिका की बात सुनकर समझते हुए समर ने धीरे धीरे से अपना सिर हिलाया और इतनी देर से वो सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो सब कुछ देख सुन रहे हैं। इतनी देर से वो लोग जिस तरह से चुप थे, अब उन लोगों से रहा नहीं गया और सक्षम एकदम ही शिवानी की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, देखो कैसे डर रहा है, या फिर हमला करने की पूरी तैयारी में लग रहा है। ओए वीरेश, तू सच में हम सब पर हमला करेगा क्या? इस तरह हंसते हुए सक्षम वहां वीरेश आगे की तरफ आता हुआ बोल और उसकी बात सुनकर वीरेश के चेहरे पर एकदम ही हैरानी के भाव आ गए। इतना बोलते हुए आगे आकर उसने भी वीरेश के एक कंधे पर अपना एक हाथ रख तो वीरेश उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा, क्या हुआ? इसका मतलब तुम लोग मुझे वापस आश्रम नहीं ले जा रहे हो क्या? और मैं तुम लोगों पर कोई हमला नहीं, सिर्फ अपना, राजकुमार और चंद्रिका का बचाव कर रहा था। लेकिन अब तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो इस तरह से? अरे नहीं, कुछ नहीं, हम सब बस तुझे डरा रहे थे। असल में से हम में से कोई भी तुझे जबरदस्ती आश्रम वापस ले जाने के लिए नहीं आया है। हाँ, हमने गुरुजी से वादा जरूर किया, लेकिन गुरुजी ने हमें 5 दिन का वक्त दिया है और इन 5 दिनों में हम सब मिलकर वसुंधरा को जरूर ढूंढ लेंगे, है ना? इस बार वैभव ने भी आगे आते हुए कहा। वीरेश, चंद्रिका और समर को उन लोगों की बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ। जो कुछ भी अभी अभी उन लोगों ने कहा, और वो लोग पहले से ही परेशान थे, अब उनकी ऐसी बातें सुनकर वो तीनों और भी परेशान होते जा रहे हैं। उन सबको ऐसे परेशान देखकर वो सारे लोग आ गए हैं और एक गोल घेरा बनाकर बैठकर वीरेश वहां पर बीच में बैठा और उसके सामने शिवानी आकर बैठी और उसने वीरेश को पूरी बात बताई, जो भी उसके जाने के बाद वहां पर आश्रम में हुआ और किस तरह से राजा और उसके सिपाही मदद के लिए आए थे, लेकिन सक्षम ने उन लोगों को साथ आने नहीं दिया। हाँ, अच्छा किया, वैसे भी सिपाहियों के साथ होने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, उल्टा उनकी जान बचाने में भी हमारी काफी ऊर्जा चली जाती है। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वीरेश ने सिर्फ इतना कहा। उन लोगों से बात करके अब उन सबको सारी चीज समझ में आ रही हैं और तभी एक गहरी सांस लेते हुए सक्षम ने कहा, ठीक है, तो फिर बताओ आगे क्या करना है? हम सब तुम्हारे साथ हैं इस सफर में और हम सब मिलकर राजकुमारी को जल्द ही ढूंढ लेंगे। शुक्रिया दोस्तों, अगर तुम सब इसी तरह से मेरे साथ रहोगे तो जरूर हम लोग ढूंढ लेंगे। और सच कहूं तो आगे क्या करना है कि हमें कुछ भी खुद नहीं पता है और हम लोग बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तुम में से अगर किसी को कोई भी ऐसी जगह पता हो या कहीं से तुम्हें नकारात्मक शक्ति के होने का एहसास हो रहा हो तो हम सब उसे तरफ जाकर देख सकते हैं। वीरेश ने उन सभी को समझाया और उसके बाद वो सब फिर से एक तरफ ही वहां से आगे बढ़कर वहां जाने से निकलने से पहले उन लोगों ने ठीक तरह से पानी पर अपने साथ पानी भरकर भी रख लिया, जिससे कि अगर वो लोग ऐसी किसी जगह फंस जाएं तो कम से कम उनके पास पीने के लिए पानी होगा। वीरेश को ऐसे करते देख सारे लोगों ने ही ये बात किया और वीरेश अब खुश था कि कम से कम अब वो अकेले नहीं है, उसके इतने सारे साथी उसकी मदद करने के लिए वहां पर उसके साथ हैं। दूसरी तरफ शैतानी काली अंधेरी एकदम ठंडी और बड़े बड़े ऊंचे नीचे तैरे पत्थरों से भरी हुई वो गुफा, वहां पर अभी एकदम ही खामोशी है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। भानु दूर बैठा हुआ विक्रांत की तरफ देख रहा है, जो कि पेट के बल वहां एक पत्थर पर लेटा हुआ है और जो भी उसे चोट लगी थी वो उसके बारे में तो नहीं, लेकिन वसुंधरा के बारे में ही सोच रहा है। बस 2 दिन और 2 रातें और उसके बाद से तुम्हारी भी सारी शक्तियां मेरी होगी राजकुमारी, और तुम्हें यहां से कोई भी लेकर नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। विक्रांत मन ही मन अपने आप से बात करता हुआ बोल और इस बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भारी तिरछी मुस्कान आ गई, जो कि भानु से छुप नहीं पाई क्योंकि उसके अलावा अभी और कोई भी यहाँ पर नहीं है। भानु उठकर अपनी जगह से आगे आया और विक्रांत को इस तरह से मुस्कुराते देखकर वो परेशान होता हुआ बोला, मालिक, आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या आप अपने सेवक को बताना नहीं चाहेंगे? भानु के पूछने पर विक्रांत का ध्यान भी उसकी तरफ हुआ। नहीं तो अपनी सोच में डूबा हुआ वो सच में काफी खुश लग रहा था और कुछ देर के लिए अपनी चोट और दर्द के बारे में भी बिल्कुल ही भूल गया था, क्योंकि अब उसकी चोट पहले से सही हो रही है। विक्रांत एकदम ही अपनी जगह पर उठकर बैठ गया।
उसने भी अभी अपने पूरे शरीर में ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं पहना हुआ है, लेकिन उसके बैठे ही उसकी गर्दन के नीचे पीछे पीठ पर बना हुआ एक निशान नजर आया, जिस पर अजीब सा कुछ बना हुआ था, लेकिन काले रंग का वो निशान एकदम साफ नजर आ रहा है उसके पीठ पर बना हुआ। कहानी जारी है। क्या सच में वीरेश के दोस्त अब उसकी मदद करेंगे, और क्या वो सब लोग साथ में मिलकर वसुंधरा को जल्दी ढूंढ पाएंगे, राज तक पहुंच पाएंगे? और क्या वजह है विक्रांत के मुस्कुराहट की और उसकी गर्दन का वो निशान?